बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, पेरेंट्स, सब्सिडरी और एसोसिएट तीनों को कंबाइन करके बैलेंस शीट बना ली हमने। अब हम तीनों को कंबाइन करके प्रैक्टिस सेट तो कर चुके हैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट का। अब पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह। ऑटम 19 में आया था और 20 नंबर का क्वेश्चन था। इसका मतलब 1/5 पेपर, 1/5 पेपर जो है वो इस क्वेश्चन पे बेस कर रहा था। कंसोलिडेशन अच्छी तैयार होगी तो किसी हद तक जो है और रिलैक्सिंग जोन में आप चले जाएंगे अल्लाह ने चाह तो। अब क्वेश्चन को पढ़ें और जल्दी से बनाने की कोशिश करें। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट ध्यान से करें। आओ बच्चों सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ GL, SL एंड BL फॉर द ईयर एंडेड 30/6/19। तीन इनकम स्टेटमेंट गिवन है, GL की, BL की, SL की। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। डिटेल ऑफ GL इन्वेस्टमेंट आर एज फॉलो। हमारा ईयर एंड नीचे बॉटम पे जाके देंगे 30/6/19 की कंसोलिडेटेड कंप्रीहेंसिव इनकम मांग रहा है। तो एक साथ 17 पुराने साल हैं, एक साथ 18 पूरा साल है। इसका मतलब फ्रैक्शन नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? और SL बन गई हमारी सब्सिडरी और BL बन गया हमारा एसोसिएट। SL की इनकम स्टेटमेंट लाइन आइटम सारी हम क्लब कर देंगे और NCI को सेपरेट ले जाएंगे। आपस की जो कमाई होगी उसको एलिमिनेट कर देंगे। एसोसिएट की जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा उसको रिवर्स करेंगे, लेकिन उसकी लाइन आइटम्स को अपने साथ क्लब, उसके पैड का जो हिस्सा होगा वो हमें मिल जाएगा। उसके पैड का जो हिस्सा होगा वो हमें मिल जाएगा। और उसका पैड हमें बता रहा है, कैलकुलेशन की है उसके पैड की? अभी नहीं की। इसका मतलब है अभी हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास ट्रायल गिवन है। क्या गिवन है? ट्रायल गिवन है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन SL इंक्लूड प्रोफेशनल फी ऑफ 20 million incurred on एक्विजिशन ऑफ SL। इन्वेस्टमेंट इन SL भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन BL भी आ रही है। अब ये जो 20 है इसे इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए था, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करते हुए क्या एंट्री पास करेंगे? CRE को डेबिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कितने की है ये? 20 की। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आनी है उसकी फिगर वहाँ कितनी है क्वेश्चन में? 1400। उसमें से कितनी निकाल देंगे जी? 20 निकाल देंगे। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में कितना डेबिट होगा जी? 20 डेबिट होना है। और अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्योंकि SL को हमने कब अक्वायर किया है? एक साथ 18 को, तो ये फॉर द ईयर भी है, ये फॉर द ईयर भी है। और ये इन्वेस्टमेंट से निकल के कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। कहाँ चला जाएगा? तो यहाँ CRE स्लैश क्या कर देंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने कंसल्टेंसी चार्जेस दिए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टॉप पे मटेरियल लिखते रहेंगे। पहली आइटम बता दें क्या है? सेल्स जी। हमारी कितनी है जी? 2500। सब्सिडरी की कितनी है? सॉरी 2050। लेस करना है बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल हमारी कितनी है? 1550। उनकी कितनी है? 1150। GP आ जाएगा। GP के बाद आइटम क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कितना? सॉरी 810। उनका कितना? सॉरी 520। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद GP लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ऐड
अदर इनकम हो जाएगी, हमारी अदर इनकम, उनकी अदर इनकम, PBIT हो जाएगा, लेस इंटरेस्ट हमारा, उनका PBT हो जाएगा, टैक्स है, लेस टैक्स, कहाँ पहुंच जाएंगे, पैट पे। इसके बाद अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, क्योंकि क्वेश्चन गौर से पढ़ें तो ग्रुप जो है वो रिवैल्यूएशन मॉडल से मूव कर रहा है, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम आ जाएगी। उसके बाद एट्रीब्यूटेबल बाद में कर देंगे, एट्रीब्यूटेबल, पहले एट्रीब्यूटेबल पैट का करेंगे, फिर एट्रीब्यूटेबल टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का। पहले पैट तक चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। इस पर्टिकुलर आइटम तक, यहां तक का फॉर्मेट बना लिया? कोई बच्चा रहता हो? कोई बच्चा नहीं रहता? सारों ने बना लिया? चलें अब आ जाए इस प्रोफेशनल फी के बाद। द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ SL शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। 175 मिलियन शेयर्स ऑर्डिनरी GL ने अपने इशू किए हैं। कितनों को किए होंगे? कितनों को किए होंगे? 70% को। और ये कौन है? हुरैरा। ये कौन है? हुरैरा। हुरैरा को मजीद क्या देना है? 1000 रुपये। कब? 3 साल के बाद। डिस्काउंट रेट क्या है? 12%। और ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट GL के शेयर की मार्केट या फेयर वैल्यू 20। और इधर आ जाएं तो इसके शेयर की कोई पार वैल्यू बताई हुई है क्वेश्चन में? कहाँ पे है? आ जाए भाई, ये है 10। इसका मतलब प्रीमियम पे इशू किया है, बेचा नहीं है, प्रीमियम पे इशू किया है। साइड पे एक वर्किंग कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की। कौन सी वर्किंग कर लेते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा बातें नहीं। इन क्वेश्चन कितनी है? इन क्वेश्चन 1400 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या कहोगे? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 20 का। ये लेस कर दूंगा, ऐड करूंगा शेयर्स इशू। कितने शेयर इशू किए? टोटल कितने थे? शेयर कैपिटल बता दें SL का। हमने इशू करने भाई साहब, 1 मिनट सब्र तो करें। बैलेंस शीट को भूले मत भाई, बैलेंस शीट को भूलेंगे काम खराब हो जाएगा। 6000 का टोटल उसका कैपिटल था, 10 रुपए का शेयर था। कितने शेयर थे जी? 600। हमने अपने शेयर्स बता दिए कितने इशू किए? बस ठीक है, फिर सही। कितने शेयर इशू किए? 175 मिलियन शेयर्स। डायरेक्ट कर दूं 20 पे, क्योंकि हमने बैलेंस शीट तो बनानी ही नहीं कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सेपरेट चाहिए। कितना हो गया? 3500। हमने कैश भी पे करना है, ऐड पेएबल या कैश पेएबल करते हैं। कैश पेएबल कितना देना है? 1000। डिस्काउंट रेट बताएं। 0.12 रेज टू द पावर कितने सालों बाद? 3। कितना बना? 712। जमा कर दीजिए। 5559। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ। इस 712 में से 1 महीने का, 1 साल का इंटरेस्ट क्या होना है? अनवाइंड होना है। उसने कहाँ जाना है? एक्सपेंस में जाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होना है और कंसिडरेशन पेएबल ने क्रेडिट होना है। अगर बैलेंस शीट होती उसमें भी 1 साल जाता है, क्योंकि एक्वायर किए हुए 1 साल हुआ है। कंसोलिडेशन में 1 साल का, इनकम स्टेटमेंट में 1 साल का, बैलेंस शीट में एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट। आए भाई, ये एंट्री के बाद
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट हो जाएगी। 712 का कितने परसेंट बेटा? 12%। 712 ज़रब 12% कितना बना है जी? 85 कर दीजिए, क्योंकि फिर उधर पॉइंट्स में मसला आएगा। अब साथ साथ इन करते हैं, एक दो और ट्रांजैक्शन कर लें। यहां तक पहुंच गए हम। ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी हो गया। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग: एन इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, internally developed software by SL which had a fair value on 150 million. The cost of rupee 120 million incurred by SL on development had been expensed out by SL since the software did not meet the criteria for capitalization during development. At acquisition date, the software had a remaining useful life of 5 years. कर दूं कैपिटलाइज? एंट्री बोलें क्या बनाऊं? इंटेंजिबल एसेट, बोलिए इंटेंजिबल एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 150 से, क्योंकि पहले जो 120 है वो कैपिटलाइज नहीं हुआ हुआ है। अब ये नहीं कह सकते वो उसकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, उसने तो उसे क्या किया हुआ है? एक्सपेंस आउट किया हुआ है, क्योंकि वो उसके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सका। क्या इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर कैपिटलाइज हो सकता है? जी ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये उन 5 लिस्ट में नहीं है जो इंटरनली जनरेट हों और उन्हें हम कैपिटलाइज ना कर सकें। सॉफ्टवेयर लगाने में अगर क्राइटेरिया मीट हो गया, रिसर्च हमेशा बुरी वाली होती है, डेवलपमेंट के 2 हिस्से, बुरी वाली जो है एक्सपेंस आउट होगी, अच्छी वाली कैपिटलाइज होगी। जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाएगा उस दिन से इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज होकर अमोटाइज होना शुरू हो जाएगा। इसने ये सारी चीज़ें नहीं देखी, ये बुरी वाली डेवलपमेंट तक का 120 मिलियन ये जीपी में से क्या कर चुका? माइनस। लेकिन जब बेच रहा था तो अक्वायरर फेयर वैल्यू डिटरमिन करने में कामयाब हो गया, और हमने एक्विजिशन में पढ़ा था कि अगर अक्वायरर एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट डिटरमिन करने में कामयाब हो जाए और उसे आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाए, तो वो अपनी पूरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इसको भी एक वैल्यू असाइन करता है और वो उसकी फेयर वैल्यू होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। अब आ जाए अमोर्टाइजेशन है भाई, अमोर्टाइजेशन है कहाँ लेके जा रहे हैं हम इन्हें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट कर देंगे। कितने से है? 150 ओवर लाइफ बोले इनटू, कुछ नहीं करना क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन नहीं हुई, एक्विजिशन साल के पहले दिन हुई है। 1 साल की पूरी अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी, कितनी है? 30। यहां तक इनकॉर्पोरेट करें, फिर आगे चलेंगे। सारे बच्चे 5 मिनट ले लें बेटा, बातें नहीं। जब कभी मेरे भाई, जब कभी आप इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू डिटरमिन करने में कामयाब हो जाए तो इंटेंजिबल एसेट में जाएं। एक्विजिशन के वक्त अगर कोई R&D इन प्रोसेस भी होती है तो अक्वायरर उसे क्या लेकर चलता है? एसेट लेकर चलता है, और उसे क्या करता है? अमोर्टाइज करता है। तो आपकी बुक्स में अगर ये इन प्रोसेस है, आपने रखा हुआ है, तो आप इसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं कीमतन इसे लूँगा और फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकता हूँ तो मैं इसे कैपिटलाइज भी करूंगा और अमोर्टाइज भी करूंगा। क्लियर भाई? यहां तक पहुंचा दे बात को, और अब मेरे कहने पे फिर 5 मिनट क्वेश्चन पे लगाएं, इससे आगे लगाएं। जब तक आप मेरे साथ शरीक नहीं होंगे ना, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक कोई फायदा नहीं है। यहां तक पहुंचे फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा।
जल्दी करने बेटा। मिलियन में है फिगर्स। अभी तक में हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 20 ऐड हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस में 85 ऐड हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फिर 30 ऐड हुआ, एक्विजिशन में इन्वेस्टमेंट कितने की आई है, 5592। अभी तक कितना किया, बढ़ाएं आगे, आगे बढ़ाएं, जल्दी से गुडविल कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अदर इनकम है तो अदर इनकम कैलकुलेट करके दें, 2 मिनट लगाएं। IS 37 पर वापस जाएं, चले गए, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ SL, कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स वर इक्वल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ना होना, शरोज भाई का मैसेज आ गया था तो इसलिए एकदम इन्होंने धमाका कर दिया। अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ 90 मिलियन एज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ SL। क्या है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, और SL में क्या शो हुई हुई है भाई, क्या हुई हुई है, डिस्क्लोज हुई हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर का मतलब, डिस्क्लोज का मतलब होता है कि अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, अभी रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, लेकिन उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 60 मिलियन। व्हाट डू मीन बाय फेयर वैल्यू? मार्केट वैल्यू। अब इसकी भी एक फेयर वैल्यू थी, एक्विजिशन के वक्त आपने उससे फायदा उठाया, इसलिए लाकर कहां शो करवा लिया, इंटेंजिबल एसेट में। और जब मैं एक्विजिशन वगैरह की कहानी लिखने लगा तो क्या लिखवाओगे आप, लिखवाओगे सर शेयर कैपिटल कितना है, बोलिए 6000, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग कितनी है 3000, 3000 है। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे सर इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को आप ले जाएं कहां, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दीजिए और एक्विजिशन एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए।
कर दिया, कितने से? 150 से, 150 से। और यहां क्या एंट्री होती है, बोलिए? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, बोलिए? एक्विजिशन एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने से? यानी बेचने वाले ने अपनी कीमत बढ़वाई या घटाई? बोले बढ़ाई। क्यों? ये उसके नेट एसेट्स बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? नेट एसेट्स। जितनी ये फिगर ज्यादा होती है उतनी बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा होती है, उतनी प्राइस भी कंपेटिटिव चार्ज कर लेते हैं। अगर ये फिगर ही छोटी होती तो अक्वायरर कीमत ज्यादा देता या कम देता? कम देता। और ये फिगर जितनी ज्यादा होंगी उतनी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हुई होगी। और क्या होगा? रुको रुको भाई, ये भी हमारा ही एसेट था, ये भी। अब जब ये कहानी हुई तो अक्वायरर ने कहा भाईजान इधर भी आ जाए, जरा इधर भी आ जाए। A contingent liability of 90 million as disclosed in financial statement of SL which had an estimated fair value of 60। अब जब डील हो रही होगी तो नेट एसेट 60 से ऊपर जाने चाहिए या नीचे? लाइबिलिटी है, नीचे जाने चाहिए। नेट एसेट्स होते क्या? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ये चीजें एसेट्स को ऊपर लेकर जा रही हैं, ये आइटम एसेट को नीचे लेकर जाएगी। नीचे लेकर जाएगी तो जब इसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो क्या होगा? एक्विजिशन के वक्त जब रिकॉग्नाइज करेंगे, इंटेंजिबल एसेट तो नहीं है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या हो रही होगी? क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा होगा? डेबिट। कितने से भाई? कितने से? 60 से। कितने से? 60 से। बाद में एक्विजिशन एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा? कितने से? 60 से। और याद करें नेगेटिव आइटम आती थी तो हम यहां क्या लगा दिया करते थे? ब्रैकेट लिखते, रिवैल्यूएशन सरप्लस ही थे। ये है इंटेंजिबल का और ये है लाइबिलिटी का। ये किसका? लाइबिलिटी का। लेकिन यहां अगली बात जो है वो क्रूशियल है, जरा ध्यान से पढ़े। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन, दिस इज द की पॉइंट। एक्विजिशन के बाद द लाइबिलिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एसएल इन इट्स बुक्स एट 40 मिलियन। कहते हैं बाद में एसएल ने इसे क्या बुक कर लिया? लाइबिलिटी। अब एसएल अगर इसे बाद में लाइबिलिटी बुक करेगा तो कितने इफेक्ट्स आ जाएंगे? डुअल। एक दफा उसने बर्डन किस चीज का लिया? लाइबिलिटी का। कब? जब वो बेच रहा था, जब मालिक अपना शेयर बेच रहा था। तो फिर बाद में अगर उसने रिकॉग्नाइज किया तो कितनी दफा रिकॉग्नाइज हो गई लाइबिलिटी? 2 दफा। रिकॉग्नाइज होनी चाहिए 1 दफा। जब लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होती है तो बताएं एक्सपेंस ऊपर जाता है या नीचे? दिस इज द की। इंट्रो में पढ़ा था। इनकम की डेफिनेशन बता दें, अभी पता चल जाएगा। इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब एक्सपेंस पे आ जाए। इसका मतलब लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज की होगी तो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। अब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो इसका मतलब डुप्लीकेशन हो गई। उस एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन बाय सब्सिडरी का मतलब है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन बाय सब्सिडरी का मतलब है ये एक्सपेंस के तौर पर दोबारा रिकॉर्ड हो गया। ये एक्सपेंस के तौर पर, बोलिए, दोबारा रिकॉर्ड हो गया। इस सेकंड ट्रीटमेंट को रिवर्स करेंगे। इस सेकंड ट्रीटमेंट को रिवर्स करेंगे। एक मिनट भाई, किसी के पास हैंकी है? फ्रेम का
रुमाल है किसी के पास? टिश्यू नहीं, सारे अपने जैसे बैठे हुए हैं यार। कोई तो डिसिप्लिन जिंदगी गुजार ले अल्लाह के बंदो, सारा फ्रेम खराब हो जाता है टिश्यू से तो। जी भाई क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये रिकॉग्नाइज तो पहली बार नहीं हुई, पहले नहीं मेरी जान disclose किया हो। जी, आपने डिस्क्लोज किया हुआ है, मैंने एक्विजिशन के वक्त उसकी फेयर वैल्यू बुक से उठा ली। मैंने इस लायबिलिटी का एज अ ग्रुप सब्सिडरी को नुकसान दिया या फायदा? एक्विजिशन के वक्त नुकसान दिया, तो एक दफा नुकसान मैं उसे दे चुका हूं। उस वक्त जब वो अपनी कीमत लगवा रहा था तो इंटेंजिबल एसेट का हमने उसे क्या दे दिया? फायदा। और लायबिलिटी का क्या दे दिया? नुकसान। इसका मतलब अगर दोबारा वो रिकॉग्नाइज करेगा तो कितनी दफा नुकसान रिकॉर्ड हो गया? और रिकॉर्ड होना चाहिए एक दफा। अब मुझे बताएं इस स्क्रीन पर कौन सी हेडिंग ऐसी है जहां पर इस उसने कितने से रिकॉग्नाइज किया? 40 से। 40 को कहां रिवर्स करूं इस पूरे बोर्ड पर? एस के प्रॉफिट पे। एस आर ई तो है ही नहीं, क्योंकि हम बैलेंस शीट की कहानी नहीं बना रहे, हम किसकी कहानी बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट की। और इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड एस आर ई नहीं होगा, क्या होगा? ये मैंने बनाए क्यों है? ताकि ये पिक्चर क्लियर हो जाए, जब कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट होगी तो कौन सी वर्किंग होंगी और कौन सी वर्किंग नहीं होंगी। इनसे कंफ्यूज ना हो कि ये क्यों बनाया हुआ इसने। ये भी मैंने हटा दिया अगर आपने हटाना हो, क्योंकि डायरेक्ट मैं कहां ले गया इस 20 को? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। कहां ले गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। अब बताएं डेबिट करूं क्रेडिट करूं? एक्सपेंस को रिवर्स करना है भाई, क्या करूं? क्रेडिट करूं। कितने से? जितने से उसने रिकॉर्ड किया। कितने से किया? और यहां लिखें रिवर्सल ऑफ लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? रिवर्सल ऑफ लायबिलिटी। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पहले कभी ये पॉइंट नहीं आया। अच्छा, अगर यहां इससे आगे कुछ ना लिखा होता तब भी मुझे बता दें। Subsequent to acquisition, the liability has been recognized by SL in its books at ₹40। अगर ये लाइन ना होती तो फिर कुछ ना करते, जैसे यहां पर स्टॉप किया है ऐसे ही यहां पर स्टॉप कर जाते। उसके बाद अगर वो करेगा तो फिर हम देखेंगे कि जितना उसने किया है उसको रिवर्स करें। ये जरा बता दें, ये सिंपल ही है। फॉलोइंग इंटर कंपनी सेल्स एट कॉस्ट प्लस 15%। कॉस्ट कितनी है? 100। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, इसका ताल्लुक सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स से है या स्टॉक से है? दोनों से नहीं है। दोनों से कैसे हो सकता है? एक ही सेल्स है, एक ही कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो इस पे तो कभी भी मैं ये नहीं कहता कि चलो जो प्रॉफिट है वो भी आउट करो, क्योंकि एक तरफ सेल्स पड़ी भी है, एक तरफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद रखिएगा इस मार्जिन को कहां यूज करते हैं? उस आइटम पर जो स्टॉक पड़ा होता है सेलिंग प्राइस पर। कौन सा स्टॉक? आपस का स्टॉक। कौन सा स्टॉक? आपस का स्टॉक। अब देखें SL टू GL कितना है, GL टू BL कितना है। पहली कहानी तो ये याद रखनी है कि सब्सिडरी और पेरेंट ये आपस की सेल्स को रिवर्स करते हैं। ये आपस की सेल्स को रिवर्स करते हैं। ये बात क्लियर? अब बताएं आपस की सेल्स SL और GL की कितनी है? एक की परचेज में और एक की, जिसकी परचेज में है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में है, क्योंकि परचेज भी डेबिट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डेबिट होती है। निकालें सेल्स से कितना आउट करो? 506। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से 506। ये तो है आपस की सेल और परचेज। अब ये देखें बेचने वाला कौन है? SL, सब्सिडरी। तो फिर प्रॉफिट किसने रिकॉग्नाइज किया? सब्सिडरी ने। कौन रिवर्स करेगा? सब्सिडरी करेगी। सब्सिडरी की बैलेंस शीट होती तो SRE में जाता, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होते तो SRE में, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो S के प्रॉफिट में। S का प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। एंट्री क्या होगी? S प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा
और स्टॉक क्रेडिट। स्टॉक क्रेडिट होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं। अब एस प्रॉफिट डेबिट और स्टॉक क्रेडिट किससे? यूआरपी से। किससे? हर बच्चा बना दे, बना इजी इजी, रिलैक्स, कूल इट डाउन, कूल इट डाउन। बोलें जी, कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है? 138 ओवर 100 इंटू कितना? 18। कहां ले जाऊं भाई, कहां ले जाऊं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कहां ले जाऊं? कॉस्ट ऑफ सेल में। एस का प्रॉफिट फिर क्यों बना रहे हो? सर ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड है, सिर्फ एनसीआई के लिए बना रहे हैं, इसलिए एस वाले प्रॉफिट की आइटम एस प्रॉफिट में भी जाएगी और मेन स्क्रीन पर भी जाएगी, लेकिन पेरेंट वाली जो एडजस्टमेंट होगी वो सिर्फ मेन स्क्रीन पर जाएगी। उसके लिए पेरेंट प्रॉफिट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पेरेंट का सारा प्रॉफिट पेरेंट का अपना है। सब्सिडरी के प्रॉफिट में हुरैरा वाला पोर्शन अब मेरा है, लेकिन जिसने अपना शेयर नहीं बेचा था मिसिस हुरैरा, ये उसका शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम कहानी बना रहे हैं। याद रहेगी बात? तो ये नहीं समझना सर ने दो जगह एंट्री लिखी है, एंट्री एक ही जगह लिखी है। ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। मेमोरेंडम रिकॉर्ड का मतलब होता है जो हमारी इस स्क्रीन पर रोल प्ले नहीं करेगा, इस स्क्रीन पर रोल प्ले नहीं करेगा। वो जो हमने तोड़ना है उसका एक हिस्सा हम यहां कैलकुलेट किए जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दें कितना? 18। एसोसिएट आप करें, 5 मिनट दे रहा हूं। एसोसिएट करें, 5 मिनट है आपके पास। बेटा बातें नहीं, जब मैं 5 मिनट दूं इसका मतलब आप ट्राई करें रादर देन आप बातें करें। प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा परफेक्शन आएगी, अदरवाइज नहीं परफेक्शन आएगी। जल्दी कर ले भाई, देख लीजिएगा कौन सेलर है कौन बायर है। आए जी, किसने बेचा
पेरेंट ने। किसने सेल्स रिकॉर्ड की? पेरेंट ने। एसोसिएट के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उसको रहने देते हैं या एलिमिनेट करते हैं? रहने देते हैं, उसको रहने देते हैं। ठीक है जी। तो रूल क्या बना? इसको एलिमिनेट करेंगे, इसके अंदर जो प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करेंगे। इसको जब एलिमिनेट करेंगे, ये कंसोलिडेशन है। इसको जब एलिमिनेट करेंगे, ये प्रूडेंस है। बात को समझे? इसको एलिमिनेट किया, कंसोलिडेशन कहती है। इसको एलिमिनेट किया, प्रूडेंस कहता है कि स्टॉक को ओवर स्टेट नहीं कर सकते, अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं रख सकते। अब आए, कंसोलिडेशन कहती है इसको एलिमिनेट नहीं करना। क्या प्रूडेंस कहता है कि इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है? जी, प्रूडेंस इसे कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। एसोसिएट ने रिकॉर्ड किया हो या ग्रुप ने रिकॉर्ड किया हो, हम कितने % बाहर निकालेंगे? यूआरपी, अपना शेयर। कितना? भूलेंगे तो नहीं। सब्सिडरी पेरेंट ट्रांजैक्शन 100% एलिमिनेट करनी है। यूआरपी प्रूडेंस कह रहा है बाहर निकालो। एसोसिएट पेरेंट ट्रांजैक्शन एलिमिनेट नहीं करनी, यूआरपी एलिमिनेट करना है। कंसोलिडेशन कह रहा है, प्रूडेंस कह रहा है, प्रूडेंस कह रहा है अपना शेयर एलिमिनेट करना है, ये कंसोलिडेशन कह रहा है। याद रहेगी बात। अब आ जाए इधर, जब ग्रुप बाहर निकालेगा यूआरपी को, तो वो स्टॉक ढूंढेगा, है स्टॉक कहाँ है तू जिसमें से मैंने तुझे बाहर निकालना है? तो स्टॉक कहेगा मैं इस बिल्डिंग में नहीं हूं, क्योंकि साथ वाली बिल्डिंग एसोसिएट की है, वहां स्टॉक पड़ा हुआ है। उसका कौन रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ? इन्वेस्टमेंट इन, ये आ गया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। डेबिट करूं क्रेडिट करूं? सर क्रेडिट करें। ओके। अब सीआरई नहीं बोलना, क्योंकि सीआरई बैलेंस शीट की आइटम है। सिंपली क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। किसे कहेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले कैलकुलेट कर लें कितना है। कॉस्ट ऑफ सीआरई स्लैश क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना है स्टॉक? 69 ओवर इनटू अंदर इनटू कितना बना? 3 कर दे। इधर से बाहर निकाल लिया। डेबिट करने के लिए कहाँ आ जाए? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना बाहर निकाल दें? 3 बाहर निकाल दें। कल मैं इन वर्किंग को नंबर देना शुरू हो जाऊंगा। क्यों? कल परसों जो है हम एक्सट्रीम पे पहुंच चुके होंगे कंसोलिडेशन की। एक ही क्वेश्चन से इनकम स्टेटमेंट भी बना रहे होंगे और बैलेंस शीट भी, सब्सिडरी भी और एसोसिएट भी और पेरेंट भी। दिस इज मैक्सिमम। तो फिर इनको नंबरिंग भी दे देंगे, फिर देख भी लिया करेंगे कौन सी रिक्वायरमेंट होगी तो कौन सी नंबरिंग बनानी है और किसको ब्लैंक छोड़ना है। सीक्वेंस यही रखिएगा, वर्किंग में ब्लैंक छोड़ आइएगा, ना टच कीजिएगा, लेकिन फॉर्मेट आपका यही चल रहा। अब आ जाए, ये वाला हो गया ध्यान से। 1 जनवरी 19 रुक जाए। अभी बोल के आया, दोबारा बोल रहा हूं, कौन सी आपस की ट्रांजैक्शन 100% बाहर निकालनी है? पेरेंट वर्सेस सब्सिडरी या सब्सिडरी वर्सेस पेरेंट, एक ही मतलब है। आपस के बकाया जात भी बाहर निकालने हैं इन दोनों के, यही है। एसोसिएट से जो डील होनी है, एसोसिएट से जो डील होनी है उसमें आपस की ट्रांजैक्शन को बाहर नहीं निकालना। हां, अगर कुछ अनरियलाइज पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालना है, क्योंकि प्रूडेंस कहती है कि अनरियलाइज आइटम जो है मौजूद नहीं होनी चाहिए, और वो भी कितना? अपना शेयर। अब आए, 1 जनवरी 19 जीएल ने ग्रांट किए लोन 150 और 130 एसएल और बीएल को।
बीएल को जो ग्रांट किया, बीएल को जो ग्रांट किया उसका कुछ नहीं करना। रोला किसका है? जो एसएल को ग्रांट किया। किसने ग्रांट किया? जीएल ने। कब किया? मेरा ईयर एंड। इसका मतलब मैंने उसे लोन दिया, मैंने उसे सर्विस दी, उसे सर्विस। भाई चले जाए करें मेरे भाई, आपसे मैं कंफ्यूज होता हूं दोस्त। यार दोस्तियां कम डाला कर। वो मैं बच्चा नहीं हूं बेटा, मेरे 24 साल गुजर गए इन क्लासेस में। यार दोस्ती उससे कम डाल। तेरी किसी के साथ भी दोस्ती मेरा लेक्चर खराब करती है, कोई भी XYZ है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा आपको। 4 दिन के बाद आपकी सलाम दुआ दूसरे का लेक्चर खराब कर देती है। क्या बोल रहा था भाई? हाँ, यकम जनवरी 19 को मैंने लोन दिया। कब तक के लिए लोन दिया? 30/6/19। मैंने लोन कितना सामने वाले को दिया उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं। मैंने सर्विस कितने महीने की दी, मैंने उससे कमाया कितने महीने का, मुझे कितने महीने का रिवर्स करना है। और जो कुछ बैलेंस शीट पे बकाया है वो आज तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कल वो भी रिवर्स होगा। लोन से रिवर्स होगा, इंटरेस्ट पेबल इंटरेस्ट रसीवेबल से रिवर्स होगा। एक अब्बा होता है और एक बच्चा होता है। लोन अब्बा है, इंटरेस्ट इसका। अगर बैलेंस शीट डेट पर कुछ बकाया नहीं है तो इंटरेस्ट पेबल रसीवेबल तो खत्म हो गया, लेकिन हकीकत तो मौजूद रहेगी, और हकीकत का नाम है लोन। लोन तो रहेगा जब तक वो पे ना कर दे। और ये भी सिखाया हुआ है, पे करते हुए अगर कुछ इन ट्रांजिट हो गया तो वो एंट्री भी हमें आती है। तो याद रखना, बैलेंस शीट पूरे का पूरा ध्यान में रखना। किसी वक्त भी आके कहेगा चल भाई बना मुझे, तो ये ना कहना यार मैं तो इनकम स्टेटमेंट बना रहा था, तुझे तो मैं भूल गया। याद रखना। अब बताएं मैंने सब्सिडरी को कितना दिया भाई, कितना दिया? इंटरेस्ट का रेट मैंने कितना कमाया? 6 महीने। अभी हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ या पे हुआ, क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आया हुआ लोन वापस हुआ या नहीं हुआ आखिरी दिन, कोई इन ट्रांजिट तो नहीं है। हमने तो ये देखना है इस 150 पे, इस 150 पे सब्सिडरी इंटरेस्ट कॉस्ट में कितना लिख चुकी और पेरेंट अदर इनकम में कितना लिख चुका। उसकी अदर इनकम से निकाल दूंगा, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट से निकाल दूंगा। मैं अकेला तो नहीं हूं, बना दो मुझे। या ये भी लिख लेना भाई, SRE डेबिट किया करते थे डेप्रिसिएशन के लिए, अब किसे करूंगा डेबिट? SK प्रॉफिट को। इधर नहीं लिखा था, कितना था? 30। और क्रेडिट क्या हो रहा था? इंटेंजिबल। ये देख लिया करें, बाज दफा एक जगह लिख के दूसरी जगह भूल जाते हैं। ये देखें यहाँ 30 लिखा था, कहाँ लिखा था ये, लेकिन क्योंकि सब्सिडरी से रिलेटेड है इसलिए SK प्रॉफिट में भी लिखूंगा, अदरवाइज NCI सही कैलकुलेट नहीं होगा। बना दें भाई, सब बच्चे कर दें, जहां जहां पोस्ट करना है वहां वहां पोस्ट भी करें। जहां जहां पोस्ट करना है वहां वहां पोस्ट भी कर दीजिए।
चलो भाई, आए भाई कैलकुलेशन करवाएं। कितना था इंटरेस्ट लोन? इनटू इनटू कितना बना? अपनी शेयर होल्डिंग लगाऊं नहीं लगाऊं? कहां लेके जाऊं? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में क्या करूं? अदर इनकम में कितना ऐड हुआ है, कितना बाहर निकाल दूं? 9। फाइनेंस कॉस्ट में कितना ऐड हुआ है, कितना बाहर निकाल दूं? 9। किसके प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है भाई? किसके प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है? एस के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है? बोलें भाई, है? अब लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। एस के प्रॉफिट में से, एस के प्रॉफिट में कर लें, एस के प्रॉफिट में आपस की ट्रांजैक्शन की एलिमिनेशन, क्या कहा? आपस के ट्रांजैक्शन की एलिमिनेशन एक्सक्लूड नहीं करते हैं। क्या कहा? दोबारा बोले। एस प्रॉफिट में, दोबारा बोले, आपस के ट्रांजैक्शन की एलिमिनेशन बोले नहीं करते हैं। अब देखिए, ये इसकी डुप्लीकेशन थी इसलिए बाहर निकाला। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हुई थी इसलिए बाहर निकाला। अनरियलाइज प्रॉफिट था इसलिए बाहर निकाला। इस पूरे लेजर में क्या नहीं शामिल किया करूंगा? एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन। आपस की ट्रांजैक्शन की एलिमिनेशन कहां से बाहर नहीं निकलेगी? बोले भाई, एस के प्रॉफिट में से। क्यों? सुन लीजिए, यहां से हमने मिसिस हुरैरा को एस के प्रॉफिट का हिस्सा देना है। किसके प्रॉफिट का? एस के प्रॉफिट का, ग्रुप का नहीं। किसका? एस के प्रॉफिट का। और एलिमिनेशन कौन कर रहा है? ग्रुप कर रहा है। ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है जिसे यहां इनकॉर्पोरेट करूं। ये रेक्टिफिकेशन है, ये रेक्टिफिकेशन है, ये रेक्टिफिकेशन है। लेकिन आपस का जो शेयर बाहर निकाल रहे हैं ये रेक्टिफिकेशन नहीं है। और एनसीआई के लिंक का जो मेन फोकस है वो एस के प्रॉफिट से है, ग्रुप के प्रॉफिट से नहीं है। लिखने, एनसीआई को सब्सिडरी का प्रॉफिट देना है, एनसीआई को सब्सिडरी का प्रॉफिट देना है। और आपस की ट्रांजैक्शन ग्रुप एडजस्टमेंट है। और आपस की ट्रांजैक्शन क्या है? बोलिए, ग्रुप एडजस्टमेंट है। दो नए अकाउंट मैंने बनाए हैं, एक का नाम क्या है? सब्सिडरी ओसीआई, और दूसरे का क्या है? एसोसिएट ओसीआई। आप सिर्फ पैट तक पहुंच जाए, मुझे पैट कैलकुलेट कर दें, उसके बाद देखूंगा क्या कहानी है। सिर्फ पैट कैलकुलेट कर दीजिए, जरा जल्दी कर दें, पैट पे पहुंच जाए, पैट पर पहुंच जाए जल्दी से। एक मिनट लगाएं भाई।
मिनट लगाए बेटे, जल्दी कर दे जरा। पहले इधर भी देख लें, ये ना वो अदर इनकम आ रही हो, आ रही है अदर इनकम। पहले एनसीआई कैलकुलेट करवाने, कितना था 6000 डिवाइडेड बाय बेटा 10 इंटू उसका 30% था, और एक शेयर की फेयर वैल्यू 17, कितना बना 30। गुडविल नहीं है, अदर इनकम कितनी है 430, कहाँ जाएगी? वैसे सीआरई में जाती थी, बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, फॉर द ईयर है, कहाँ ले जाऊंगा अदर इनकम में, कितना ऐड कर दूंगा 438। कंसोलिडेशन कब होती है बेटा? एक्विजिशन के बाद पहली दफा। ये अगर आपने पॉइंट पेपर वाले दिन याद रख लिया ना, आप बहुत से मसाइल से इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे, अगर ये सोच के चलेंगे कि इससे पहले कभी कंसोलिडेशन नहीं हुई, फर्स्ट टाइम हो रही है। 50 साल बाद भी करेंगे तो ये सारी अदर इनकम कहाँ जाएगी भाई, कहाँ जाएगी? सीआरई में, सीआरई में। आगे आ जाए, कोई और आइटम तो नहीं है? एनसीआई बनाऊंगा भाई, एनसीआई बनाऊंगा नहीं, एसआरई बनाऊंगा नहीं, सीआरई बनाऊंगा नहीं। एस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें, मुझे सिखा भी दें। सेल्स बोले 2050, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1150, 5 माइनस प्लस 180 माइनस 60 बोले 5। अब सुने भाई, क्या क्वेश्चन वाली ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट थी? रुक जाएं, रुक जाएं। क्वेश्चन वाली ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट थी? नहीं सर, 1 2 3 एडजस्टमेंट पास हुई हैं। कितनी एडजस्टमेंट पास हुई हैं? कुछ एलिमिनेशन थी, कुछ रिवर्सल थी। ये क्या है? रिवर्सल। ये क्या है? रिवर्सल। ये क्यों आया? क्योंकि एलिमिनेट हुआ था क्या? इनटेंजिबल एसेट। क्योंकि एक्विजिशन के बाद हमने बोले फर्स्ट टाइम किया तो हमें पता चला हो भाई ये क्या रहता है, इस साल की अमोर्टाइजेशन रहती है, इस साल की अमोर्टाइजेशन रहती है। अब बोले जी कितने हिस्से करने थे? एक पेरेंट और एक एनसीआई। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कितने %? कितना बना? अब ये 148 क्या है? पैट में से हिस्सा। बोले भाई, दोबारा बोले। तो ये क्या है? सब्सिडरी की ओसीआई, इसका भी तो हिस्सा होगा, क्योंकि पैट एक हिस्सा है, ओसीआई दूसरा हिस्सा है, दोनों को जमा करें तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। याद आएगी बात? ये किसका हिस्सा है? लिखें, ये देखें पैट तक रहा हूं, इसमें तो ओसीआई नहीं है। ये आपने ध्यान में रखना है कि सर अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ जाने लगे, ओसीआई सिखाएंगे आज। लिखें, ये पैट का हिस्सा है, ये पैट का हिस्सा है। बिजनेस पे कंट्रोल किसका है? सब्सिडरी का या पेरेंट का? पेरेंट जो मॉडल लेकर चलेगा उस पे चलूंगा, या सब्सिडरी जो मॉडल लेकर चलेगी उस पे चलूंगा? पिछले दिनों क्वेश्चन करवाया था, सब्सिडरी रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही थी, ग्रुप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा था, तो हमने रीवैल्यूएशन मॉडल को क्या किया था? रिवर्स किया था। 45 का सरप्लस था जो मैंने रिवर्स करवाया था आपको। कितने का? 45 का। कितने का भाई? 45 का। पिछले किसी क्वेश्चन में था, टोटल 150 लेके चला था, 105 प्री था, 45 पोस्ट था। पोस्ट को इसलिए रिवर्स किया था क्योंकि ग्रुप जो है वो कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था। अब देखिएगा जरा, यही है भाई, यही है। जीएल एंड बीएल फॉलो। बीएल कौन है? एसोसिएट। जीएल कौन है? पेरेंट। फॉलो रीवैल्यूएशन मॉडल वेयर एसएल फॉलो कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE if SL had adopted the revaluation model। अगर सब्सिडरी ने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया होता,
एसएल वुड हैव रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 35 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 30/6/19 अरोज ड्यूरिंग द ईयर है या एज ऑन है? अरे पढ़ के बताए ना, मेरी तरफ ना देखा करें, क्वेश्चन में पढ़ा करें। आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से डिसाइड करते हैं। अरोज है, इसका मतलब मैं पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूं, सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है। अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करती तो 35 का सरप्लस लिखती। अब मुझे बताए अरोज ड्यूरिंग द ईयर जो होता है ये एज ऑन होता है या फॉर द ईयर होता है? पैड के नीचे होता है, पैड से ऊपर होता है? पैड से नीचे होता है। तो फिर अगर मैं एस का ओसीआई कहूं तो कितना होगा? बोले 35 होगा। इसके कितने हिस्से होंगे? एक पेरेंट होगा और एक एनसीआई होगा। एनसीआई कितना होगा 35 का? कितना बना भाई, कितना बना? और इसकी मुझे जरूरत बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां मुझे पेरेंट की जरूरत नहीं है। तो आज से हमारे क्वेश्चन में ओसीआई भी आना शुरू हो गया। कब आया करेगा? जब ग्रुप रीवैल्यूएशन पे चलेगा। अगर ग्रुप रीवैल्यूएशन पे नहीं चलेगा तो आया हुआ भी रिवर्स होगा, आया हुआ भी रिवर्स होगा। अब आ जाए यहां पर सेल्स बताएं मुझे। 40 भाई कोई आइटम न रह जाए, आइटम आपकी जिम्मेदारी है। बोले 22 जीपी 18 ऑपरेटिंग एक्सपेंस जी कहाँ या कौन सा 40 -40 बोले 1340 ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48 अदर इनकम 955 ऐड करो पीबीआईटी 1448 इंटरेस्ट 226 पीबीटी 1222 टैक्स नील पैट 1222। पैट में क्या जमा किया करते थे? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। और अगर लॉस आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर माइनस करोगे। तो पहले तो ये पॉइंट लिख लें, पता चले सिर्फ प्लस के मूड में। पैट के नीचे एसोसिएट का शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट का, बोलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना है। किसका? एसोसिएट का। करें जी, एसोसिएट का प्रॉफिट कैलकुलेट करें। कहाँ है ये? लिखवाएं जरा कितना सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स 5, जीपी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम ऐड करें 50, इंटरेस्ट माइनस करें 30, कितना है 137। ये किसका प्रॉफिट आया? एसोसिएट का। कितने हिस्से आने इसमें? एक पेरेंट और एक अदर। भाई एक पेरेंट एक अदर, हमारा कितना हिस्सा? भाई हमारा 35% लगाएं, 48 और अदर्स का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने पैट में अपना शेयर ऐड करना है। याद करें क्या लिखा करते थे पैट के बाद? शेयर ऑफ, बोले शेयर ऑफ
एसोसिएट प्रॉफिट कितना है 40 जमा कर दें 1270 12। अभी ये सिर्फ क्या आया है पैट आया है क्योंकि उसके भी पैट में से अपना हिस्सा लिया। अभी क्या बाकी है ओसीआई बाकी है। क्या बाकी है यहां तक कॉपी कर लें। साइड पे एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें। एसोसिएट का प्रॉफिट ऐड करने के बाद ओसीआई की तरफ जाना है। क्या कहा बोले भाई एसोसिएट का प्रॉफिट ऐड करने के बाद ओसीआई की तरफ जाना है। लिख लिया। ये क्या आ गया नेट प्रॉफिट। क्या आ गया नेट प्रॉफिट। इसके बाद क्या लिखा करते थे अदर बोले कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। FR2 के लेवल पे ओसीआई एक है या कई है सर कई है सारी करवाई नहीं आपको। अब आ जाए रीवैल्यूएशन बोले सरप्लस। पेरेंट का बताएं 60 सब्सिडरी का दोनों को जमा कर दें कितना हुआ बोले भाई 95। अब क्या लिखेंगे शेयर ऑफ बोले रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ बोले बोलिए ऑफ एसोसिएट। पहले किस में से अपना हिस्सा लिया पैट में से। अब किस में से अपना हिस्सा लूंगा ओसीआई में से। कहां बना रहा था ये बना रहा था बनाएं जी। उसका टोटल कितना है उसका कहां लिखा हुआ है ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है 20। रीवैल्यूएशन सरप्लस बेटा बातें नहीं। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है 20। एक होंगे अदर और एक होंगे हम। हमारा हिस्सा कितना है कितना बना भाई कितना बना 7। तो ये कितना हो गया 7। टोटल कर दें टोटल जमा ग्रैंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है 1372 13। अब क्या लिखूंगा एट्रीब्यूटेबल टू। क्या लिखूंगा एट्रीब्यूटेबल टू। एक कौन है पेरेंट और दूसरी कौन है NCI। आए जी ये देखें पैट में NCI का हिस्सा OCI में NCI का हिस्सा कितना है 11। आ जाए 148 प्लस 11 कितना हुआ 159। 1372 में से जी 1213 टोटल करते हैं 1372। कॉपी करें अगर पेपर में टाइम हो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। पहले किसे तोड़ दीजिएगा पैट को। कहाँ है पैट ये 1 2
70। इसमें एनसीआई कितना है 148, बाकी किसका है पेरेंट का, और फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तोड़ दीजिएगा। कहते हैं तो अभी तोड़ देता हूं। समझ तो आगे भी जब टेस्ट में करोगे, है 5 मिनट तोड़ लो। एट्रीब्यूटेबल पैट, पैट का एट्रीब्यूटेबल दे दो। टाइम है ना भी? रह गए कुछ दिनों के मेहमान यार, तुम 10-12 दिन और बर्दाश्त करो बस, फिर कहीं चौक में भी नजर आए तो नजर मोड़ लेना, ये ना बिठा के पढ़ाना शुरू कर दें। पेरेंट और एनसीआई, एनसीआई का हिस्सा बनाए 140, पेरेंट का 1270 में से तोड़ना है जी, 11 22, ये तो रेस्क्यू हो गया, 1270 ये हो गया। अब फिर दोबारा लिख दें एट्रीब्यूटेबल टू, ऐसी ड्रामेबाजी है लेकिन कर लिया करें। एट्रीब्यूटेबल टू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पेरेंट एनसीआई, एनसीआई 148 है, इसमें 11 ऐड कर दें कितना हुआ 159, बाकी बैलेंस इधर आ जाएगा, इधर भी बैलेंस ही आया, कितना था अभी लिखा था 1213 जमा कर दें 1372। तो एक दफ़ा पैट तोड़ दिया करें, एक दफ़ा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तोड़ दिया करें, टाइम ना हो तो वो मजबूरी होगी। अब जब हम कल आएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। नीचे रिक्वायरमेंट अभी एक बाकी है, ये कंसोलिडेशन मनी है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एज वुड अपीयर इन जीएल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। टीचर जो बोलता है वो हो जाता है। बैलेंस शीट की बात हो रही थी, कहता है यार जरा बैलेंस शीट का थोड़ा सा ट्रेलर ही देते जाओ। हमने कहा ले लो भाई ट्रेलर। हमेशा किस पे खड़ा होगा, बीडी में कॉस्ट पर, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्विटी मॉडल होता है, और कंसोलिडेशन हम पहली दफा कर रहे हैं, तो फिर बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस में कहां खड़ा होगा, कॉस्ट पे। कितनी कॉस्ट है जी 2500 साइड पे लिख लीजिए। एग्जामिनर के कमेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जामिनर के कमेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एसोसिएट के लिए कॉस्ट मॉडल, एसोसिएट के लिए कॉस्ट मॉडल और इक्विटी मॉडल को कंफ्यूज करते हैं। ट्रायल या बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कॉस्ट पे लिखा है, तो इसका मतलब कॉस्ट मॉडल नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है, बोलिए, कॉस्ट मॉडल नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट? अब तक की हमारी इन्वेस्टमेंट पिक्चर, क्या कहा, अब तक की हमारी इन्वेस्टमेंट पिक्चर, ये क्या है बीडी,
ये एक एडजस्टमेंट आई। अब बताएं OCI से मुझे कितना मिला 7, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट हो गया और OCI शेयर क्रेडिट हो गया। कितना है मेरा हिस्सा 7 का है। अब इसमें क्या आया करता था, एक्विजिशन डेट से लेकर कंसोलिडेशन डेट तक की रिटेन अर्निंग, क्योंकि ये बैलेंस शीट की आइटम है। किसकी है आप ढूंढे, कितनी है भाई, ये कितनी है 1800। रिटेन अर्निंग एज एट 30 जून 19 कितनी है 2200, 2200 माइनस 1800 400, कितना है 400। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट हो गया और CRE क्रेडिट है, कितना है 2200 माइनस 1800 कितना बना, बोले सॉरी इनटू 35% मेरा शेयर बोलिए 140। CD निकाल दीजिए। टू 6 नई बात क्या आई है OCI, तो लिख लें ये भी साइड पे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में, अच्छा अगली बात सुने, ये OCI फॉर द ईयर लिया करेंगे या रिटेन अर्निंग की तरह चेंज लिया करेंगे, सोच के बताएं, टेक योर टाइम। इसलिए कहता हूं आराम आराम से चला करें, पॉइंट आ ही जाता है, कभी नहीं आया आ सकता है। याद रखना ये बैलेंस शीट आइटम है, ये आपने क्या लिया है एक्विजिशन कंसोलिडेशन, तो यहां पे भी क्या लेते एक्विजिशन कंसोलिडेशन, क्योंकि ये एज ऑन लेना होता है। तो सर आपने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि इसी साल का रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज हुआ है। अगर पिछले सालों का होता और पुराना एक्वायर किया हुआ होता तो वो भी क्या लेते चेंज लेते, फॉर द ईयर ना लेते। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में ये भी चेंज लेनी है, ये भी चेंज लेनी है, क्योंकि एक ही साल है तो यही चेंज है, यही डेस्टिनेशन है। अगर ये 2-3 साल होते तो इसमें क्या होता डिफरेंस होता, क्या होता डिफरेंस होता। CD सही है या चेक कर लें क्या जी। सुने भाई, सब्सिडरी का जो इंटरेस्ट है वो तो रिवर्स होना था, एसोसिएट से जो मैंने कमाया वो मैंने कमाया और कोई उसे एलिमिनेट करने के लिए नहीं कहता। इसलिए आपस की ट्रांजैक्शन में ये देखें, मैंने सेल की रिवर्स नहीं की, मैंने इंटरेस्ट कमाया रिवर्स नहीं करूंगा, कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दूंगा रिवर्स नहीं करूंगा, कोई डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट होगा उसको रिवर्स गेन को नहीं करूंगा। तो एसोसिएट के साथ रिवर्सल बोलिए नहीं है, एसोसिएट के साथ रिवर्सल ना मैंने इस सेल्स की रिवर्सल की है और ना मैंने इसे जो इंटरेस्ट लोन दिया था, कितना लोन दिया था 130, इस पे भी तो इंटरेस्ट कमाया होगा लेकिन इसे भी मैंने रिवर्स नहीं किया। कॉपी करें, जाएं ऐश करें काके। अल्लाह हाफिज।